चलिए, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना रिन्यूअल ऑफ बिल और रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट का कॉन्सेप्ट खत्म करा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल और कोशिश करेंगे आज कि डिसऑनर के बाद एकोमोडेशन ऑफ बिल भी खत्म कर ले। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल और देखते हैं कि आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है या नहीं। खत्म ही हो ही जाएगा बेसिकली। डिसऑनर ऑफ बिल कर रहा हूँ एंड उसके बाद एकोमोडेशन ऑफ बिल भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि डिसऑनर ऑफ अ बिल का होता क्या है। डिसऑनर्ड बिल का मतलब क्या हो गया कि जो ड्रॉई है जिसने हमें पैसा देना है, हम ड्रॉर है और वो ड्रॉई है, उसने हमें पैसा देना था, 3 महीने बाद पैसा देना था या दो महीने बाद पैसा देना था और उसने पैसा नहीं दिया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो जो बी आर है, जो बी आर मेरे पास है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। भाई बी आर क्या था? बी आर था कि आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ड्रॉई से पैसा लेना है। जब 3 महीने हो गए, 3 दिन का ग्रेस डे भी दे दिया, तब भी ड्रॉई ने हमें पैसा नहीं दिया है। ड्रॉई पैसा देने से चूक गया, वो फेल हो गया पेमेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि भैया पहला रीजन ये हो सकता है कि भाई या तो ड्रॉई जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो आपको पे कर पाए। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो जानबूझकर पे नहीं कर रहा है ना। अगर देखो इंसॉल्वेंट हो गया है तब तो भैया कुछ नहीं कर सकते, हमारा हो गया ये लॉस। क्योंकि इंसॉल्वेंट जो हो जाता है पार्टी, उसको कोर्ट हम ऑर्डर दे देता है कि भाई तुम इंसॉल्वेंट हो गए, अब कोई भी क्रेडिटर तुम्हें दबाव नहीं डाल सकता पैसे। जब तुम वापस सॉल्वेंट होंगे तो तुम अपना पैसा चुकाओगे। और अगर आपने जानबूझकर नहीं दिया तो फिर कोर्ट में केस चलेगा और कोर्ट में केस चलकर आपसे पैसा रिकवर किया जाएगा। तो जब भी ड्रॉई ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं पे करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल कहते हैं। इसके कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान समझिएगा। मैं ओरली समझा रहा हूँ, लिखने में समय लग जाए। उस प्रोसेस को ध्यान समझिएगा, जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ क्या होता क्या, उस प्रोसेस को ध्यान समझिए। देखिए दोस्तों, जब ड्रॉर जो है, सुनना भाई, मैंने किसी को माल बेचा उधार पर। मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ध्यान सीजिए, ठीक है। मैंने किसी को माल उधार पर बेचा और मैंने कहा भाई 3 महीने बाद तुम्हें इसका पैसा देना है। उसने कहा ठीक है, मैं 3 महीने पास पैसा देने के रेडी हूँ, और हमने उस बीच में साइन करवा लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया। लेट्स सपोज कि मैंने मिस्टर जॉन को पैसा दिया था, मैं ड्रॉर हो गया और मिस्टर जॉन कौन हो गए? ड्रॉई। अब 3 महीने का हमने ये बिल बनाया और 3 महीने के बिल बनाने के बाद आज 3 महीने हो गए थे और 3 डे की ग्रेस डे भी दे दी। अब 3 महीने दिन भी बीत गए भाई, 3 महीने भी बीत गए और 3 दिन भी बीत गए भाई। ना जॉन ने मुझे पैसा दिया और ना मेरे पास आया वो। मैं उसके बाद जाता हूँ तो कहता है भैया मेरे पे नहीं है पैसे, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा भाई तुम इंसॉल्वेंट हो गए? कह रहा नहीं मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, पर पैसा नहीं दूंगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, पैसा नहीं दूंगा? मैंने तुम्हें कुछ भेज दिया, इसलिए तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा है कि कल को अगर ऐसा ना हो कि ड्रॉई हमारे पैसा ना दे तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम उस पर गवर्नमेंट के पास जाकर अपनी हेल्प ले सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बंदा बिठाया होता है जो इन चीजों के बारे में देखता है, जो ड्रॉर को प्रोटेक्ट करता है। जो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसको नोटरी पब्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटरी पब्लिक। अब नोटरी पब्लिक एक पर्सन है जो कि अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसका काम होता है ड्रॉर को प्रोटेक्ट करना अगर कोई डिसऑनर कर देता है ड्रॉई बिल को। अब मेरे को जो पैसा मिलना चाहिए था वो डिसऑनर हो गया है दोस्त। अब जब मुझे पैसा मिलना चाहिए था वो डिसऑनर हो गया, तो मैं नोटरी पब्लिक के पास गया। हु इज द नोटरी पब्लिक? नोटरी पब्लिक एक ऐसा पर्सन है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो यही काम देखता है। बेसिकली एक तरीके का ये लॉयर बोल दो, जिसको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज है, उस पर्टिकुलर चीज की अच्छी खासी नॉलेज है। इसका काम होता है कि जो ड्रॉर है उसको प्रोटेक्ट करना और ड्रॉई से पैसा निकलवाना। भाई मैं गया सेंट्रल नोटरी पब्लिक के पास, और नोटरी पब्लिक पर्सन है, ठीक है जी, जो एक डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ऐसे कई सारे पर्सन है नोटरी पब्लिक के, पर हम उसको नोटरी पब्लिक कहते हैं। तो मैं एक नोटरी पब्लिक के पास गया और उससे बोला कि भैया देखो, मेरा ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो मिस्टर जॉन ने 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करी, मैंने ग्रेजुएट भी दिया तब भी वो पेमेंट नहीं करा, मतलब से डिसऑनर कर दिया। मेरी कंप्लेन लिखी और मुझे प्रोटेक्ट करी। अब नोटरी पब्लिक उसकी बिल की कंप्लेन लिखेगा, उसकी सारी बातें सुनेगा और कंप्लेन अपने रजिस्टर में नोट करेगा। इसको कहते हैं नोटिंग ऑफ बिल। क्या कहते हैं इसे? नोटिंग ऑफ बिल। जब नोटरी पब्लिक वो कंप्लेन लिखता है, ड्रॉर की मेरी कंप्लेन लिखेगा कि भाई ऐसे ऐसे डील डिसऑनर्ड हो गया है, इसने पेमेंट नहीं करी, मुझे प्रोटेक्ट करिए, मेरा पैसा निकलवाइए, तो ये सारी कंप्लेन नोटरी पब्लिक अपने रजिस्टर में लिखता है। इस पॉइंट को कहा जाता है नोटिंग ऑफ बिल। उसने बिल का नोटिंग कर लिया कि हाँ भाई ये कंप्लेन है, उसकी नोटिंग कर ली।
अब नोटरी पब्लिक का अगला स्टेप ये होता है कि वो जाकर आगे जाकर एक नोटिस भेजता है मिस्टर जॉन को, ड्रॉई को, कि भैया आपने पैसा नहीं दिया है, आपकी कंप्लेन आई हुई है, आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो हमें फर्दर एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर नोटिस भेजने के बाद वो पैसा दे देता है तो बात खत्म हो जाती है, पैसा मिल गया और बात खत्म हो गई। पर अगर वो पैसा नहीं देता है तो फिर फर्दर एक्शन ये होता है, जो नोटरी पब्लिक होता है वो उसके खिलाफ केस पे इश्यू कर देता है, केस कर देता है, किसी खिलाफ, जॉन के खिलाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ कौन, ड्रॉर, मतलब मेरे बिहाफ पर जॉन के खिलाफ केस करेगा नोटरी पब्लिक। और इनका जो कोर्ट होता है वो डिफरेंट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड नेगोशिएबल, तो वहां पर जाकर वो केस कर देते हैं। अब केस करने के बाद क्या होता है कि भाई नोटरी पब्लिक अपने कुछ पैसे चार्ज करता है कि भैया देखो मैं आपके ब्याह पर केस कर रहा हूं, मैं अपना टाइम दे रहा हूं, तो आपसे कुछ पैसा लूंगा। अब किससे लेगा? भाई जॉन से तो पैसा नहीं लेगा, जॉन तो वैसे ही पैसा नहीं दे रहा, तो मेरे से लेगा कि भैया वो कुछ पैसा लूंगा क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आपकी इतनी सारी हेल्प कर रहा हूँ, तो मेरी भी कुछ फीस बनती है, मैं अपनी कुछ फीस लूंगा। उस फीस को आज के बाद कहेंगे नोटिंग चार्जेस। तो कई सारे स्टूडेंट को ये पता होता है कि भाई इसने सभी स्टूडेंट ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, पर उनको ये नहीं पता होता ये नोटिंग चार्जेस बेसिकली है क्या। तो नोटिंग चार्जेस वो फीस है जो नोटरी पब्लिक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहा है, कोर्ट में केस करना, डॉक्यूमेंटेशन, सबकी चीजें। अब मैंने कहा कि भाई मेरे से क्यों ले रहे हो फीस, मैं ड्रॉर हूं, आप मेरे से फीस मांग रहे हो, पर मेरे से क्यों मांग रहे हो? सोचो, कल को अगर सोचो अगर वो जॉन मेरे को मैच्योरिटी डेट पे पैसे दे देता तो मुझे आपके पास आना ही नहीं पड़ता। भाई गलती तो उसकी है ना, अब उसकी गलती के पेमेंट मैं क्यों करूं, मैं क्यों फीस भरूं? उसने कहा सर फीस अभी तो आप भर दो, जब हम आगे कोर्ट में केस करेंगे तो ये जो नोटिंग चार्जेस मैं आपसे ले रहा हूं इसका भी डिमांड हम जॉन से करेंगे, ड्रॉर इसको भी पे करेगा इन हैंड, आप टेंशन मत लीजिए, आपका बिल का पैसा प्लस ये नोटिंग चार्जेस जो आप अभी हमें दे रहे हो ये पैसा भी नोटिंग चार्जेस का कौन पे करेगा? इन हैंड पे जॉन ही करेगा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से आपको ये पे करना पड़ रहा है। समझ में आया? भले ही अभी एट द टाइम मैं पे करूं वो नोटिंग चार्जेस, पर वो खर्चा मेरा नहीं है, वो नोटिंग चार्जेस का खर्चा किसका हैंड पे जाएगा? ड्रॉई के हैंड पे जाएगा, और ड्रॉई उस खर्चे को नोट करेगा। एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान समझिए। ये पूरी कहानी थी डिसऑनर्ड की। नोटिंग ऑफ बिल क्या होता है, नोटरी पब्लिक क्या होता है, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, नोटिंग चार्जेस एट द टाइम पे कौन करता है? ड्रॉई, और वो किसके हैंड पे खर्चा किसको दिखाना होगा? सॉरी, नोटिंग चार्जेस पे करता है ड्रॉर एट द टाइम, वो अपनी जेब से पे करेगा, पर वो रिकवर कर लेगा बिल के साथ किसको? किससे? जॉन से, ड्रॉई से वापसी रिकवर कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल का। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने आपको बोला दुकान पे जाओ और एक कैलकुलेटर लेकर आ जाओ मेरे लिए, आपने कहा ठीक है सर मैं ले आऊंगा। मैंने कहा ये लो पैसे, आपने कहा सर कोई बात नहीं बाद में दे देना। मैंने कहा ठीक। आप दुकान पे गए और आपने 500 रुपए का एक कैलकुलेटर लाकर मुझे दे दिया। अब मुझे बताओ, जो कैलकुलेटर आप लेकर आए 500 रुपए का, वो जेब पे आपकी जेब से खर्चा हुआ? हाँ सर, आपने अपनी जेब से पे कर। क्या वो खर्चा आपका है या वो खर्चा मेरा है? मेरा है ना। एट द टाइम आपने पे कर दिया तो जेब से कैश तो आपके गया। जब कैलकुलेटर लेने गए आप दुकान पर मेरे लिए, तो आपने अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के दिए ना, क्या आपका वो खर्चा होगा? क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैलकुलेटर का खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, राइट। आपने एट द टाइम तो अपनी जेब से कैश निकाल कर दे दिया, और वो कैलकुलेटर मेरे को देकर आप मेरे से वो पैसा ले लोगे, तो कैलकुलेटर खर्चा किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? मेरी बुक। अब जब मैं ये स्टूडेंट को समझाता हूँ वो बहुत इजीली समझ लेता है। और जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ये कहता हूं कि भाई नोटिंग चार्ज का खर्चा रिकॉर्ड करेगा ड्रॉई, मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा, ड्रॉर ने रिकॉर्ड करेगा, ड्रॉई रिकॉर्ड करेगा, वो नहीं समझ पाता, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ता है। इसलिए मुझे ये दूसरा एग्जांपल लेकर समझाना पड़ता है कि भैया कैलकुलेटर भले ही आप लेकर आ रहे हो, दुकानदार को कैलकुलेटर पैसे भले ही आप दे रहे हो, पर वो मैंने मंगाया है, आप मेरे से वो कैलकुलेटर का पैसा ले लोगे तो खर्चा मेरी बुक में रिकॉर्ड होगा। तो एंट्री मैं क्या करूंगा? सुनना ध्यान से, कैलकुलेटर की एंट्री आप क्या करोगे और मैं क्या करूंगा? आप कहोगे कि मैंने कैलकुलेटर के लिए पैसा दिया तो मेरी जेब से कैश चले गया, टू कैश क्रेडिट कर दोगे, आपकी बुक में एंट्री हो, और ये पैसा किससे लेना है? मेरे से। तो आप कहोगे दीपक सर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे ही नहीं आप ऐसे लिखोगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री नहीं कर सकते आप पास। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी आपकी नहीं है, मेरी है। दोस्त यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। मेरा कहने का पर्पस ये है भाई एट द टाइम कैलकुलेटर के पैसे अगर आपने दिए
तो स्टेशनरी का खर्चा आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि वो स्टेशनरी मैंने आपसे मंगाई है। आप एंट्री पास करोगे कि भैया मेरी जेब से कैश गया, तो टू कैश आपकी जेब से चले गया, और आप कहोगे ये पैसा मुझे दीपक सर से लेना है, तो आप एंट्री पास करोगे दीपक सर अकाउंट डेबिट, उनको बनाओगे डेटर, तो एंट्री होगी दीपक सर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री आप करोगे तो आपने स्टेशनरी का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करना। आपको क्या करना है कि पैसा गया और वो पैसा किससे लेना है, दीपक सर से लेना है। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई ये आपने जब कैलकुलेटर मुझे दिया तो मैं कहूंगा ये तो मेरा स्टेशनरी का खर्चा हो गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मैं एंट्री करूंगा स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, मैं कहूंगा ये पैसा मैंने अपनी जेब से थोड़ी ना दिया है, ये तो आपने पे करा था, तो मैं आपको एज अ क्रेडिटर रिकॉर्ड कर लूंगा, तो कहूंगा स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट, जो भी आपका नाम है उससे आपको क्रेडिटर बना लूंगा। दिस इज द एंट्री। जब आपके खर्चे का पेमेंट कोई और उस टाइम कर देता है तो वो खर्चा वो रिकॉर्ड नहीं, मैं करूंगा जिसका मेन खर्चा है। अब इस कहानी को वापसी ले आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। नोटिंग चार्जेस किसने पे करे, ड्रॉअर ने, पर वो नोटिंग चार्जेस कौन देगा, ड्रॉई, क्योंकि उसकी गलती की वजह से अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर करता नहीं तो ये मुझे नोटिंग चार्जेस पे नहीं करते पड़ते। तो नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा होगा, इन एंड कौन पे करेगा, ड्रॉ ही करेगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैंने एट द टाइम नोटिंग चार्जेस तो दिए, पर ये खर्चा मेरा नहीं है, तो नोटिंग चार्जेस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो एंट्री मैं ये नहीं करूंगा, बच्चा ये एंट्री कर देता है, गलती करता है यहाँ पर, कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं होते, हिले होते कंसेप्ट, समझिए कंसेप्ट को। नोटिंग चार्जेस मैंने पे तो करा, पर वो खर्चा मेरा नहीं है, ड्रॉर का नहीं है, ड्रॉर वो नोटिंग चार्जेस का पैसा ड्रॉ से निकलवा लेगा। तो मेरी एंट्री ये नहीं होगी, जो मैंने नोटिंग चार्जेस पे करा उसकी एंट्री ये नहीं होगी, नोटिंग चार्जेस टू कैश ये नहीं होगी। मैं वो कैलकुलेटर, आप हो जो कैलकुलेटर लेने गए थे, तो क्या कैलकुलेटर की एंट्री आपने कर दी, आपने क्या कहा था कि मैंने कैलकुलेटर दिया, मेरे जेब से कैश गया, पर पैसा किससे लेना है, दीपक सर से, तो आपने मेरे को क्रेडिटर बनाया था, मैं भी वही करूंगा। मैं एज अ ड्रॉर नोटिंग चार्जेस तो एट द टाइम पे करूंगा, बट मैं एंट्री में यही दिखाऊंगा कि नोटिंग चार्जेस से कैश तो गया, मेरी जेब से पैसा तो गया नोटिंग चार्जेस के नाम पर नोटिंग चार्जेस रिकॉर्ड नहीं करूंगा, डेबिट नहीं करूंगा, वो मेरा खर्चा नहीं है, वो पैसा मैं किसे लूंगा, ड्रॉई से। तो एंट्री होगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नोटिंग चार्जेस की एंट्री ये होगी मेरी बुक में कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश। और अब वो कौन करेगा, ड्रॉई क्या कहेगा, ओ यार नोटिंग चार्जेस में हार गया हूं, वो हारेगा ही बिल्कुल, हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है, तो नोटिंग चार्जेस का खर्चा होगा तो वो एंट्री करेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, खर्चा उसका है तो एंट्री वो करेगा नोटिंग चार्जेस की। और टू वो कैश नहीं बोलेगा क्योंकि उसने दिया ही कहा था, वो मुझे बनाएगा, क्या बनाएगा, अपना क्रेडिटर, तो कहेगा नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉर, ड्रॉर ने पे करा है मेरे बदले का नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अगर वो गलती करता नहीं तो ये नोटिंग चार्जेस पे नहीं करता। एक बात आपको इस पूरे केस की समरी बता देता हूं, नोटिंग चार्जेस जो खर्चा है वो हमेशा ड्रॉई अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ना ड्रॉर नोटिंग चार्जेस के नाम पे कोई एंट्री करेगा। हाँ, नोटिंग चार्जेस नाम से नहीं करेगा, कैश देने की तो एंट्री नोटिंग चार्जेस की होगी, पर नाम यूज नहीं कर सकता ड्रॉर, ठीक है, भले उसने दिया हो। या बैंक नोटिंग चार्जेस का यूज नहीं कर सकता, या कोई एंडोसी मतलब जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया था एबीआर, उसने नोटरी पब्लिक के पास गया, वो नोटिंग चार्जेस नहीं दे, नाम से नहीं कर सकता। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉई की बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एंड खर्चा उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। माया कैलकुलेटर मेरे लिए कोई भी लिया है, कैलकुलेटर की एंट्री मैं करूंगा क्योंकि खर्चा मेरा है, उसको बनाऊंगा क्रेडिटर, जिसने मेरे लिए कैलकुलेटर लिया उसको पे करूंगा। सिमिलरली ड्रॉई नोटिंग चार्जेस खर्चा रिकॉर्ड करेगा, जिसने खर्चा वो पे करा नोटिंग चार्जेस का टाइम का, उस टाइम वो उसको पे कर देगा। अब समझिए इसके होते हैं चार केस। चार केस क्या है, या तो बिल मेरे पास रिटेन था, ड्रॉर के पास बिल था और ड्रॉर के पास एंड तक बिल रहा तब डिसऑनर हुआ, या ड्रॉर ने अपना बीआर बैंक को डिस्काउंट कर दिया था, बैंक को बीआर देकर पैसा ले लिया था और बैंक को मैच्योरिटी डेट पर डिसऑनर हो गया बिल, या मैंने अपना बीआर में ड्रॉर और मैंने पर बीआर था तो मैंने दूसरे महीने अपने बीआर ट्रांसफर कर दिया था अपने क्रेडिटर को, एंडोसर को एंडोस कर दिया था, और एक महीने बाद एंडोसी के हैंड पर जाकर वो डिसऑनर हो गया, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया तब डिसऑनर हो गया। तो जो चार केस हमने पढ़े थे ना, उन्हीं चारों केसों में डिसऑनर हो सकता है। तो यही पॉइंट है।
उन्हीं चारों केसों में डिसऑनर हो सकता है सर। बिल मेरे पास था तब डिसऑनर हो सकता है, बिल बैंक को ट्रांसफर कर दिया था, बैंक के हैंड में आने के बाद डिसऑनर हुआ, या बिल एंडोसी के हैंड पे जाने के बाद डिसऑनर हुआ, या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए तब डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की 4 केस बनते हैं फिर से। आइए सर वो चारों केस की एंट्री करते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया? आओ तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डिसऑनर का, जो मैंने ओरली आपके साथ डिस्कस कर लिया है, जबकि पेड्स लेक्चर के अंदर मैं इसको बहुत डिटेल में लिखवा के कराता था। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बड़ा डीपली क्लियर करते हो। सोचो मैं इस फास्ट ट्रैक बैच में ऐसे पढ़ा रही हूँ, ये मेरा फास्ट ट्रैक है, ये मेरा कोई डीप नहीं है। मैं आपको सीरियस बताऊं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी करा, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करा कि भैया ये तो बहुत डीपली पढ़ा मैंने। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक कमेंट आया मेरे पास कि सर ये तो बहुत डीपली आपने मेरे को पढ़ाया, मैंने आज से पहले रेक्टिफिकेशन ऐसा पढ़ा ही नहीं। पर मैंने तो डीपली पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि मैं डीपली ज्यादा पढ़ाता हूँ कहाँ पर, स्पीड वाले बैच में, क्योंकि ये तो फास्ट ट्रैक है ना, स्टूडेंट को इसी में लग रहा है डीप, इसलिए तो मेरी नंबर्स ऑफ क्लासेस ज्यादा है सर। मैं घुस जाता हूँ काउंटिंग में जब डिटेल क्लासेस होती है तो। चलिए सर आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर बिल मेरे पास रिटेन रहा है, लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल बना लेता हूँ कि यहाँ पर एक ए है, ए ने बी को बिल ड्रॉ करा, ये आ गया ड्रॉ, ये ड्रॉर है, ड्रॉई है सॉरी, ध्यान समझना ड्रॉई है, ये ड्रॉर है, ठीक है। यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, 50,000 का बिल है, ध्यान समझिएगा। क्रेडिट पीरियड जो दे दिया वो 3 महीने का है। सीधा हम एंट्री के साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे और एंट्री भी समझ लेंगे, हाथ क्या हो जाएगी दोनों चीजें। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा है 1 जनवरी को, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, और ये 3 महीने खत्म कब होते हैं आप देख लीजिएगा। पहला केस यह बनता है, बिल डिसऑनर्ड हो गया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बिल डिसऑनर्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम बिल जो हो गया वो डिसऑनर्ड हो गया, ऐसा लिख कर कहेगा कि मैच्योरिटी के टाइम बिल डिसऑनर्ड हो गया, और सिर्फ 4 केस बना देगा। मैं चारों केस एक ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो चारों केस एक क्वेश्चन में नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में पूछेगा, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही केस होगा मैक्स टू मैक्स। और अगर क्वेश्चन बड़ा बनाया हो तो 2 बिल लेकर आएगा, 2 बिल थे अलग अलग ड्रॉई के, एक बिल दोनों बिल डिसऑर्डर हुआ, एक हम रिटेन करके रखा था, एक हमने ट्रांसफर कर दिया था, तो ऐसे केस बना सकता है। तो अगर 4 केस को एक ही क्वेश्चन में डालना होगा तो वो 4 अलग अलग बिल लेकर आएगा, 4 बिल बनाएगा एक ही क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में अगर एक बिल है तो वो एक ही केस हो सकता है, या तो रिटेन, या तो बैंक का डिस्काउंट करा लिया, या फिर आपके पास एंडोर्समेंट कर ली, या फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया, राइट। तो यहाँ पर 4 केस है। डिसऑर्डर की एंट्री बतानी है, विल रिटेन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो एंट्री क्या होगी, मान लो जब बिल रिटेन करा, रिटेन का मतलब होता है ड्रॉअर के पास ही बिल रहा मैच्योरिटी तक, तो उस केस के अंदर ड्रॉय के हैंड पे डिसऑर्डर हुआ, तो एंट्री क्या होगी। दूसरा होगा बिल डिस्काउंट करा लिया था ऑन 1 जनवरी, 1 फरवरी को डिस्काउंट करा दिया एट द रेट 10% का चार्जेस पे करके, 10% के चार्जेस दिया, और 1 फरवरी को डिस्काउंट करा दिया मतलब अगले महीने। तो भैया कहेगा मेरी जान तो छूटी, मैंने तो डिस्काउंट करा दिया, ऐसा नहीं होता। अभी देखेंगे, बिल एंडोस कर दिया टू मिस्टर सी ऑन 1 मार्च को एंडोस कर दिया था, और जाकर 4 अप्रैल को जाकर डिसऑर्डर हुआ है, एंड फोर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया था तब डिसऑर्डर हुआ है। तो ये चारों केस के हैंड पर डिसऑनर हो सकता है दोस्तों। इन चारों केस के हैंड पर देख लेते हैं, और सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि ड्रॉय की बुक में, ये जो बी की बुक में होगी वो एक ही एंट्री होती है हर केस में। ये सबसे खासियत है, वो एंट्री क्या होगी उसको समझ लो। स्टूडेंट उसको भी रट लेते हैं यार, पता नहीं क्यों रटते हैं, मुझे समझ नहीं आता। देखिए मैं बताऊं, पहले ना मैं जब एज अ स्टूडेंट पढ़ता था तो मैं भी अकाउंटिंग रटता था,
और मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैं क्यों रटता था उन चीजों को, क्योंकि मेरा बेस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। जब किसी भी इंसान का, किसी भी स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं होता ना, फिर वो आगे समझ नहीं पाता, फिर वो रटता है। और ये मुझे एज अ टीचर ये पता चल गया, ये ऑब्जर्व करते हुए एज अ स्टूडेंट को। मैंने सिर्फ सीएमए के नहीं, मैंने 11 12 और मैंने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया, इनिशियल एज में छोटे बच्चों को भी पढ़ाया। तो छोटे बच्चों से बहुत कुछ पढ़ाते टाइम सीखने को मिला है कि एज अ स्टूडेंट कि भाई ये स्टूडेंट अलग अलग, छोटे छोटे बच्चे नन्नू मुन्नू, हम नन्नू मुन्नू बच्चे आज से बात नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं छोटे बच्चे पढ़ाता था, बिल्कुल ही एक से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, 9 10 तो बड़े हो जाते हैं, 8वीं क्लास तक के जब बच्चे मैंने पढ़ाया आज से 10 साल पहले, तो उनको पढ़ाने पर ना एक नई चीज सीखने को मिलती है। अगर आपने छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखा दिया, छोटा बच्चा अगर आपकी टीचिंग को समझ पा रहा है ना, क्योंकि उसके पास इतनी थिंकिंग लेवल नहीं है, तो आप बड़े बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो, क्योंकि वो हाई लेवल पे थिंकिंग लेवल सोचते हैं। तो जो मेरी टीचिंग इम्प्रूव होती है हमेशा, वो इसलिए इम्प्रूव होती है कि मैं अपने छोटे स्टूडेंट को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको अलग अलग तरीके से। आपको एक तरीके से समझा दिया तो मैं उनको 10 तरीके से समझाता हूँ कि अब समझ में आया, अब समझ में आया। उनको मजा आता है, उनको पढ़ने में मजा आता है। और आज 10 साल बाद भी आज भी वो जो पेरेंट्स है वो कहते हैं सर आप ही पढ़ा दो। मैंने कहा कहाँ पढ़ा दो, अब नहीं है। बट वहां से टीचिंग सीखी है मैंने, मतलब जो टीचिंग मेरा एक्चुअली में सीखा है वो वहीं से सीखा है। क्योंकि एक चीज से अगर मैं किसी आप पढ़ाओ अपने अपने छोटे भाई बहन कोई भी हो उनको पढ़ाना, वो एक पर्टिकुलर चीज से आपसे नहीं समझेगा, आप उसको कितने तरीकों से समझा रहे हो। जो तरीका आपने सीखा वो तरीका आज यहाँ काम आता है। और 1 से लेकर 8वीं में थे 100 बच्चे मेरे पास, मतलब पूरी कॉलोनी के बच्चे आ गए थे। ठीक है, तो कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है, कोई बच्चा बहुत ही डल था। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है, कोई बच्चा डल था। तो किस तरीके से आप उस स्मार्ट वाला बच्चा तो सीख लेगा, वो तो है ही, वो तो पहले ही गॉड गिफ्टेड है, स्मार्ट होते हैं कोई। अब जो बच्चा बहुत कमजोर है वो समझ नहीं आया भाई कमजोर क्यों है, तो जड़ तक गया मैं कभी किसी के कि क्या बात हो गई, क्यों समझ नहीं आ रहा। तो बाद में पता चला, मैं फिर बेसिक चीजें पूछा उससे, मैंने कहा ये क्यों नहीं है, ये अभी आता, अच्छा ये भी नहीं आता, इससे भी कम पीछे है। तो अगर चौथी क्लास का बच्चा उसको तीसरी दूसरी पहली यूकेजी का भी नहीं आ रहा, तो वो चौथी क्लास का करेगा कैसे। तो वहां से ऑब्जर्व हुआ कि एक स्टूडेंट जब क्लासेस आगे बढ़ जाता है और वो रटता है, तो वो क्यों रट रहा है, क्योंकि उसको पीछे का ही क्लियर नहीं। अब वो मैथ तभी कर पाएगा जब टेबल याद होगी, है ना। वो मैथ तभी तो कर पाएगा जब टेबल याद होगी, वो मल्टीप्लाई तभी कर पाएगा ना जब टेबल याद होगी, बिना टेबल के मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी। तो टेबल इज अ बेस फॉर डूइंग मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व करा है। और ये एज अ छोटे, अब मैं आपसे ये बोलूं कि 11वीं क्लास में अपने अकाउंट पढ़ी नहीं तो यहाँ कैसे समझ आएगी। 11वीं इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए मेरी जो पेड क्लास होती है उसमें 50 घंटे तो सिर्फ बेसिक समझाया है। अगर आपने, मैं उनको काउंट ही नहीं करता, उन 50 घंटे को काउंट ही नहीं करता, क्योंकि वो बेसिक है सर, हर कोई नहीं पढ़ता बेसिक। इसका बेसिक अच्छा होता है, मैं कहता हूँ एडवांस पढ़ो डायरेक्टली जाकर। 50 घंटे में सिर्फ बेसिक बेसिक क्लियर करा है, ये होता है। 50 घंटे से भी ज्यादा लगाया यार बेसिक में। 31 घंटे तो पता है कितना, 31 आवर्स लगाए ट्रायल बैलेंस तक समझाने में। डेप्रिसिएशन इज अ बेसिक पार्ट, डेप्रिसिएशन में 15 घंटे लगाए, बीआरएस में 5 घंटे लगाए, रेक्टिफिकेशन के अंदर में 15 घंटे लगाए। आप समझ लीजिए 15 15 360 और 5 65 घंटे हो गए। ये सब बेसिक है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिक है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन बेसिक है, डेप्रिसिएशन बेसिक है। 15 घंटे, 75 घंटे है बेसिक के। सर रेक्टिफिकेशन बिल ऑफ एक्सचेंज तक ये अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सब बेसिक वाला पार्ट है, ये 11वीं क्लास में आता है। ये वाला पार्ट 75 आवर लगाकर अपने कोर्स में कंप्लीट कराया। अगर किसी को ये वाला पार्ट आता है ना, वो 75 आवर छोड़ सकता है मेरी क्लास के। मेरी क्लास 120 आवर्स की रह जाएगी, 200 घंटे की क्लास है, लगभग लगभग 120 आवर्स की रह जाएगी। और बताओ, एक तो 120 घंटे, एक दिन में 2 घंटे पढ़ोगे, 60 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये आइए करते हैं पहला केस। व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये हो गया भैया ए ड्रॉर
ये हो गया बी ड्रॉइंग। एक काम करता हूँ, सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने की एंट्री करता हूँ ना, फिर डिसऑर्डर की करूँ। मैं सेल की एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है, सीधा बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्री कर रहा हूँ। क्वेश्चन में मैंने कहीं नहीं बोला सेल वेल करिए, तो करी तो होगी, पर बोला नहीं है ना। तो जब बोला ही नहीं है तो सेल की एंट्री कर रहा है, एक बार सीधा करना, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ है 1 जनवरी को, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लेना। एंट्री होती है बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करने की, ये आएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू स्कोर एज अ बी को बी एज अ क्रेडिटर कैंसिल, बी एज अ डेटर कैंसिल कर देंगे क्योंकि बी आर एसेट बन गया। 50,000 50,000, ये कहेगा पहली एंट्री में 1 जनवरी को, ये ए एज अ क्रेडिटर कैंसिल कर देगा और एक नई लायबिलिटी बनाएगा, ए के नाम से लायबिलिटी खत्म और बीपी के नाम से लायबिलिटी बनाएगा। ये तो होगी भाई वो एंट्री जिस बिल ऑफ एक्सचेंज के दिन को बनाने की है। अब 4 अप्रैल की एंट्री करते हैं, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, क्योंकि बिल रिटेन रहा। रिटेन का मतलब क्या होता है? रिटेन का मतलब होता है भैया जो ड्रॉर है ए, उसी के पास बिल था और तब जाके डिसऑर्डर हो गया। तो अब एंट्री ये होगी कि भाई ये जो बी आर है इसका पैसा तो नहीं आ रहा, ये बी आर का पैसा तो नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे? तो डिसऑर्डर के टाइम पे यहां पर मैं लिख देता हूं नोटिंग चार्जेस पे करा, ज्यादा नहीं होता, लेट सपोज 1,000 रुपए नोटिंग चार्जेस इन्होंने पे करे, नोटरी पब्लिक ने अपनी फीस ले ली कोई, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, वापस करवाने के लिए पैसे, तो वो नोटिंग चार्जेस पे करा। अब एट द टाइम पे किसने करा होगा? जिसके हैंड पे बिलार होगा, मतलब जो नोटरी पब्लिक के पास गया होगा उसने पे करा होगा, साफ सीधी बात है भाई, ठीक है। जिसके पास बी आर होता है वो पे करता है, फिर वो ट्रांसफर होता है किसके पास? ड्रॉई के पास। अब हुआ क्या होगा कि भैया ये जो बी आर है इसका पैसा आ जाता तो क्या एंट्री करता? बी आर कैंसिल और पैसा आ जाता, यही तो एंट्री होती। अगर ये बी आर का पैसा आ जाता तो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, कैसा आ गया और बी आर कैंसिल। पैसा नहीं आया, डिसऑनर्ड हो गया, अब भी ये बी आर कोई काम का नहीं है ना सर, क्या करोगे इस बी आर को? लोगे, उसने पैसा दे रहा ही नहीं है जब, तो बी आर अब भी कैंसिल होगा। तो डिसऑनर्ड के केस के अंदर बी आर कैंसिल होता है सर, क्योंकि उस बी आर की कोई वैल्यू नहीं है, बी आर कैंसिल हो गया। अब बी आर जब बनाया था तो डेटर कैंसिल कर दिए थे कि बी से पैसा लेना था तो बी को कैंसिल कर दिया था कि बी से आप पैसा नहीं लेना, आपसे बी आर का पैसा लेना। जब बी आर बनाया था तो डेटर थे उसको कैंसिल कर दिया था। अब वो जो बी आर बनाया था जिसमें बी मैंने कैंसिल कर दिया था कि भाई डेटर मेरे को बी से पैसा लेना था, अब बी तो बोला कि भैया देखो बी बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया, तो अब तुम, मैं एज अकाउंटिंग में अपनी अकाउंटिंग में बी एज नाम के डेटर नहीं दिखाऊंगा, अब बी आर नाम से एसेट दिखाऊंगा। तो बी आर बनाते टाइम बी को एज अ डेटर कैंसिल कर दिया था, अब उसने डिसऑनर कर लिया, अब बी आर कोई काम का नहीं, उसकी वैल्यू नहीं रही, तो वापस बी को डेटर बना लूंगा। तो एंट्री क्या होगी? बी अकाउंट डेबिट, तो मेन एंट्री होगी इसकी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बी आर। एंट्री कितने से होगी इस बात का ध्यान रखिएगा, एंट्री 50,000 प्लस 1,000, कितने से होगी? बी से कितना पैसा लेना है? ड्रॉर को, ए को, एक तो बिल का पैसा जो बी आर बनाया था 50,000 रुपए वो लेना है, प्लस 1,000 रुपए जो नोटिंग चार्जेस पे करे, इसने पे करे, तो ये क्या कहेगा एट द टाइम इसी का कैश गया। तो 50,000 का तो बिल था और 1,000 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करे, ये दोनों का दोनों पैसा जोड़कर किससे ले लूंगा? बी। अब बी डेटर कितने से है? पहले 50,000 था, अब 51 से है, अब बी से कितना लेना है? 51,000 रुपए लेना है। बताओ क्या मैंने नोटिंग चार्जेस का प्रयोग करा? नहीं, पे करा, कैश करा। वही एंट्री होगी कैलकुलेटर वाली तुम्हारे बुक्स में कि भैया मेरी जेब से पैसा गया और पैसा किससे लूंगा? कैलकुलेटर का बी से लूंगा। मैंने कहा मेरी जेब से नोटिंग चार्ज गया, वो पैसा किससे लूंगा? बी से। बी क्या कहेगा? 4 अप्रैल का एक एंट्री पास करेगा बी, वो कहेगा भैया देखो जब बी बी आर खत्म कर दिया तो बीपी भी खत्म हो गया, तो बीपी को कैंसिल करेगा, लाइबिलिटी खत्म करेगा बीपी के नाम की 50,000। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। और ए को दोबारा क्रेडिटर बनाएगा सर, जब ए एज अ क्रेडिटर कैंसिल कर रहा था तो बीपी लाइबिलिटी ने वो कैंसिल कर दी थी, वो बना दी थी भैया, एक लाइबिलिटी खत्म करके दूसरी बना दी, अब वो काम की नहीं है लाइबिलिटी, उसको कैंसिल करा, दोबारा लाइबिलिटी बना ली। पर लाइबिलिटी इस बार 51,000 से बनेगी, मतलब बी ने ए को 51 देने, क्यों? क्योंकि 50 का तो बिल का पेमेंट करना है और प्लस नोटिंग चार्जेस जो इसके हैंड पे खर्चा आएगा यहाँ ये करेगा रिकॉर्ड ग्रेविटी चार्जेस का। बस मैं यही समझाने के लिए आपको इतना ब्रीफ करा। अब ड्रॉई की बुक में हमेशा यही एंट्री होने वाली है और ड्रॉई ही नोटिंग चार्जेस एज अ नो शो करेगा और कोई नहीं शो करेगा।
तो ड्रॉई की बुक में यही एंट्री होगी, बिल ऑफ डिसऑनर के अंदर, चाहे कोई भी केस हो, एंट्री यही होगी। वो अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो खर्चा रिकॉर्ड करेगा क्योंकि लॉस है, वो अपनी लायबिलिटी खत्म करेगा और टोटल पैसा देगा ए को कितना, 51,000 रुपये। ये होगी बस, खत्म। ठीक है सर, चलिए इसको चेंज करते हैं और दूसरा केस लेकर आते हैं। when bill is discount when bill discount from बैंक, तो बैंक से हमने क्या करा, बिल डिस्काउंट करा दिया। अब यहां पर क्या होगा, हमारा पास तो बीआर है ही नहीं, हमने बैंक को दे दिया। अब इस केस के अंदर क्या एंट्री होगी, ध्यान दीजिए, ये सेम ही एंट्री है। बिल डिस्काउंट कब करा है, 1 फैब को, बिल डिस्काउंट 1 फैब को हुआ है। डिस्काउंट कराने की एंट्री होती है कि भैया मेरे को बैंक वाला पैसा दे देता है, ठीक है ना, मैंने कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने होते हैं बैंक को क्योंकि मुझे पहले जल्दी पैसा मिला होता है, ये एंट्री मैं सिखा चुका आपको। और 2 बीआर जो मेरा है वो बैंक के पास चले जाएगा, तो बैंक के पास बीआर जाएगा 50,000 का, पर बैंक मुझे 50 नहीं देगा, क्या देगा, उस 50,000 का 10% चार्जेस काटेगा। कितने महीने के लिए बीआर, अब इसका बताओ कितने महीने होगा, जनवरी से फरवरी 1 महीना, नहीं ये नहीं देखते जो बीत गया, ये देखते हैं जो आने वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, तो मतलब 2 महीने के पैसे चार्ज करेगा बैंक, जो मतलब जो रिमेनिंग मंथ बच गए 2/12 इतने का डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। ₹50,000 का 10%, 2/12, 833 रुपए, 50,000, 833 49167, ये 833 क्या है, ये बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक का ब्याज है जो बैंक लेता है, ठीक है, आपको अर्ली पैसा देने के लिए। अब बैंक के पास बीआर गया और 4 अप्रैल को जाकर डिसऑनर हो गया, अब एंट्री क्या होगी, 4 अप्रैल को डिसऑनर हो गया तो बैंक आएगा, भैया हम नहीं जानते ड्रॉई को, हम नहीं जानते इसे, आपने हमें बीआर दिया था, किसने दिया था बीआर, बैंक को, इसने, तो बैंक इसको पकड़ लेगा, बैंक आएगा भैया हम पैसे काट रहे हैं 50,000 रुपए अपने, आपने कहा था 4 अप्रैल को क्या हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा, आपके पैसे मिल जाएंगे, भाई ड्रॉर ने यही तो कहा था बैंक को, वो डिसऑर्डर कर गया ये, तो बैंक इसको नहीं पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, तो बैंक इससे ले लेगा पैसा वापस, कितना, पूरा 50,000, बैंक ने इतना दिए थे, बैंक कहेगा भाई मैं अपना इंटरेस्ट क्यों छोड़ू, मैं तो दूंगा, मैंने तो आपको पैसे दिया था, मैं आपको पूरे 50 चाहिए, तो बैंक पूरे 50 ले लेगा। तो अब इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, 4 अप्रैल को इसकी बुक में एंट्री होगी, बैंक अगर नोटरी पब्लिक के पास गया तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा, बैंक किससे ले लेगा नोटिंग चार्जेस, इससे ले लेगा, ठीक है जी, और ये किससे ले लेगा, इससे ले लेगा, बात वही है, इसकी बुक में तो यही एंट्री रहने वाली है, पर यहां पर की एंट्री क्या होगी कि इसको बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा। अभी जब बैंक को पैसा वापस देगा, बैंक या कैश लिख लो, इसमें ये 50,000 तो होगा और प्लस 1,000 नोटिंग चार्जेस के भी होंगे जो बैंक को इसको पे करना होगा। अगर बैंक नोटरी पब्लिक के पास गया तो, बैंक अगर नोटरी पब्लिक के पास नहीं गया तो ये जाएगा, तब भी तो उसके कैश 1,000 से कम होगा, 50,000 ये बैंक को देगा और 1,000 का नोटिंग चार्जेस, तब अलग अलग लिख देना, टू बैंक, बैंक वाले ने मेरे अकाउंट से 50,000 काट लिए और टू कैश जाकर नोटिंग चार्जेस पे करा, तभी अलग अलग लिख लेना। तो सिंपल है, जा तो जेब में से ही रहा है ना इसी के, अगर बैंक नोटरी पब्लिक के पास गया तो बैंक इससे लेगा, तो ये अपनी जेब से कैश पे करेगा, या ये नोटरी पब्लिक के पास गया तो ये पे, फर्क क्या है, दोनों टाइम में यही तो एट द टाइम अपनी जेब से पे कर रहा है, तो इसलिए नोटरी पब्लिक का पैसा यहाँ आ जाएगा और बीआर इसके पास वापस आ जाएगा बैंक से, बैंक से इसके बाद बीआर वापस आ जाएगा कितने का, 51,000 का। तो ऐसा नहीं, सीधा ये कहो कि इसने कहा कि भाई मैंने बैंक को 51,000 रुपए दे दिए और ये कहेगा भाई बीआर, अब बीआर लेकर क्या करेगा ये वापस, दो एंट्री कर लो, या तो बीआर वापस लो, बैंक को पैसा दे दो, फिर बीआर कैंसिल करो और इसको दोबारा डेटर बनो। इतना करने में आप क्या करोगे, अब ये काम करोगे, पहले बीआर वापस लोगे और बैंक को पैसा दे दोगे, फिर बीआर कैंसिल करोगे और डेटर बना लोगे बी को, तो बीआर एक बार लेकर फिर कैंसिल करने का फायदा क्या, जब बीआर डिसऑर्डर हो गया तो कैंसिल खत्म करो साथ के साथ, सीधा ये कहो कि मैंने बैंक को 51,000 रुपए देना और ये 51,000 मुझे किससे लेने, भाई बी से लेने, तो एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू
51,000। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं कि बैंक से पहले बीआर ले लो, बीआर लेने के बाद बैंक को पैसे दे दो, फिर ये बीआर कैंसिल करो और ये इसको दोबारा क्या बना लो, क्रेडिट डेटर बना लो। या सीधा सीधा कहो कि भैया देखो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा ये कहो कि भाई सिंपल सी बात है, मुझे बैंक को 51,000 देने क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया था, और वो 51,000 किससे लेने हैं, मेरे को बैंक को 51 देने, मेरे को बात समझ में आ गई, बैंक बैंक का डिसऑनर हो गया था बैंक के हैंड पे जाकर, ये बैंक के वाले को, बैंक वाला मेरे से लेगा ए से, बैंक आएगा मुझे पैसे दो भाई, और वो पैसे मुझे किससे लेना है, बी से, तो मैं बी को बना लूंगा डेटर और बैंक को बना लूंगा क्रेडिटर, बैंक वाले ने तो ले लिया मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, और पैसा किससे ले लूंगा, पूरा बी से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया जी, ये होता है इस केस के अंदर। वो एंट्री सेम ही रहेगी, when bill endorsed to Mr. C, कब एंडोर्स करा, 1 मार्च को, तो बी आर इसके बाद चले गया और किसको एंडोर्स कर दिया, मिस्टर सी को। एंडोर्स की एंट्री तो यही होती है। अब 4 अप्रैल को जाकर मिस्टर सी के हैंड में बिल डिसऑनर हो गया। अब सी की एंट्री मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, सी अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, सी बुक में अपनी एंट्री करेगा पहले तो बिल लेने की, ये वाला बिल लेने की एंट्री करेगा 4 मार्च को। ये कहेगा भाई मेरे पास बीआर आया, और वो बीआर किससे आया है, भाई ए से आया है, ए एज अ डेटर था हमारे अकाउंट में, उसने खत्म कर दिया, कितने का बीआर आया, 50,000 का, ठीक है सर। अब 4 अप्रैल को एंट्री होगी, ये तो 1 अप्रैल को होगी। अब भाई बिल का पैसा किसको, बिल जो बिल का पैसा मिलेगा, ये जो ये पेमेंट करता, अगर ये करता तो इसको दे देता सी को, बस नहीं करा, नहीं डिसऑर्डर कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर अगर मान लो पैसा आ जाता तो ये बीआर कैंसिल हो जाता और कैश रिसीव कर लेता, यही तो बात होती जो हमने पहले पढ़ा, मैट हो गया था, मैट वाले केस के अंदर। अब डिसऑर्डर हो गया तो डिसऑर्डर में भी अब भी कैंसिल ही होगा बीआर, और ये कहेगा भाई पैसा तो आया नहीं, तो ये दोबारा ए को डेटर बना लेगा, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि बीआर आने पे डेटर कैंसिल करे थे, बीआर जब काम का नहीं है, डिसऑर्डर हो गया, तो बीआर कैंसिल करके दोबारा डेटर बना लो। सुनना एक बात को ध्यान से, अगर नोटिंग चार्जेस इसने पे किया होगा तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस के अमाउंट जुड़कर डेटर बनाएगा, ठीक है जी। अगर नोटिंग चार्जेस ने पे करा होगा तो यहाँ पे लिखेगा भाई मैंने नोटिंग चार्जेस पे करा, ऐसे कहेगा मैंने नोटिंग 1,000 रुपए का नोटिंग चार्जेस पे करा, 50,000 इसको बीआर थे और अब मैं ए से लूंगा 51,000 रुपए। अगर नोटिंग चार्जेस एंडोसी ने पे किया होगा तो वो कैश करके अपनी जेब से एंडोसी पे करेगा, एंडोसी ले लेगा किससे, इससे, फिर ये लेगा किससे, इससे, इस तरीके से ट्रांसफर होगा नोटिंग चार्जेस। तो जो नोटिंग चार्जेस पे करता है, सुन लेना, जो नोटिंग चार्जेस पे करता है, जो नोटिंग चार्जेस पे करता है वो कैश टू कैश करके दिखाता है इन हैंड, ठीक है जी। ये कहेगा भाई मैंने नोटिंग चार्जेस पे करा 1,000, बीआर था 50,000 का, टोटल पैसा लूंगा आप ए से 51,000 रुपए। अब ए क्या कहेगा, ए क्या कहेगा, ए ये कहेगा कि भैया मुझे बी से, मुझे अब सी को देने 51,000 रुपए, है ना, ए तो ये कहेगा ना कि मुझे सी को देने 51,000 रुपए। सुनना ध्यान से, क्या नोटिंग चार्जेस का पैसा इसकी जेब से गया था, नहीं, वो सी की जेब से गया था, क्योंकि सी नोटरी पब्लिक के पास गया था। ये क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि कौन नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है उस टाइम, तो ये पे कर रहा है, तो ये अगर ये पे कर रहा है तो इसकी जेब से कैश गया, ये इससे लेगा और वो इससे लेगा। बात समझ लेना ध्यान से, यहाँ गलती मत करना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, नोटिंग चार्जेस इसके हैंड में डाल देते हैं टू कैश, अरे ये तो देख लो नोटरी पब्लिक के पास गया कौन है, ये गया ना, तो ये पे करा होगा उसने उस टाइम नोटरी पब्लिक को, ये ले लेगा ए से उस पैसे को, ए ले लेगा बी से, तो ए बी ए क्या कहेगा कि भाई मुझे 51,000 देने हैं सी को, इसके अंदर नोटरिंग चार्जेस का पैसा जुड़ा हुआ है, पर टू कैश करके अलग से नहीं दिखाएगा क्योंकि इसने पे नहीं करा नोटरी पब्लिक को, है ना, इसने पे करा था तो इसके हैंड में जोड़ दिया, और ये कहेगा भाई मुझे बी से लेने 51,000 रुपए, ये होगी डिसऑनर की एंट्री। 51,000 लेगा ये बी से, और बी से लेकर इसको दे देगा ए को, और बी तो यही एंट्री पास करेगा नोटिंग चार्जेस। हाँ समझ में आ गई सर, ये एंट्री आपके पास हो जाती है। बिल वेल जब बिल एंडोर्स करा होता है किसको, एंडोसी को। अब एंट्री होगी व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन,
इसकी बुक में एंट्री चेंज ही नहीं होगी, यही रहेगी। व्हेन बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जा रहे हैं, जो पढ़ाया था मैंने आपको वो क्लियर हो रहा है। वो अपने पेड स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने क्लास में पढ़ा था वो क्लियर हो रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरे से उनको तो हो रहा होगा क्लियर, क्योंकि वो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ रही होगी। जिन्होंने मेरे से क्लास में पढ़ा रेगुलर क्लास में, वो अपना रिलेट कर पा रहे हैं ना, सेम चीजें बताई थी मैंने। चलिए फिर, बिल साइन फॉर कलेक्शन की एंट्री में क्या होता है सर? बिल साइन फॉर कलेक्शन की एंट्री में होता है कि हम बैंक को बिल दे देते हैं, तो बिल साइन फॉर कलेक्शन टेम्परेरी एसेट बनाकर बीआर चले जाता है। हमने बैंक को बिल दे दिया, लेट सपोज कब दिया, 1 मार्च को दे दिया बिल, भाई हमारे ब्याह पर कलेक्ट कर लेना। 1 मार्च को नहीं, 1 जनवरी को ही दे दिया था जिस दिन आया था, नहीं यार 1 मार्च को दे दिया, ये डेट दे रखी होगी हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिए, बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिख रहा हूँ, BSFC का मतलब हो गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो 50,000 के लिए हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए दिया, और ये वाला बिल, और बैंक से किसको दे दिया, बैंक को दिया, तो हमारे पास BR चले गया। ध्यान समझिए, इसकी एंट्री बड़ी सिंपल है। मैंने, मेरे पास जो ये BR था, जो बी वाला BR था 50,000 का, मैंने कहा बैंक भैया ये BR रख लो और मेरे ब्याह पर कलेक्ट कर लो, ये ना मेरे स्टेट से दूर स्टेट पे रहता है, वो दे देगा वहां से। अब 4 तारीख हो गई, 4 तारीख पे कोई भी BR का पैसा बैंक को नहीं मिला। बैंक ने मुझे बुलाया कि भैया देखो जो आपने बिल दिया था ना 50,000 का, ये पैसा नहीं आया ड्यू डेट पर, तो आप देख लो, ये ले जाओ अपना बिल वापस, हटाओ। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो बैंक अपने कुछ चार्जेस काटेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, 4 अप्रैल को 2 एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री पास होगी, जो बिल साइन फॉर कलेक्शन है उसको खत्म करेंगे, टू बिल साइन फॉर कलेक्शन, और अगर कोई चार्जेस हमने पे करने हैं बैंक को वो पे करेंगे। ध्यान समझिएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब बैंक एक फीचर देता है कि हम आपके ब्याह पे बिल सेंड कर, बिल आप मुझे भेजो और हम आपके ब्याह पे कलेक्ट कर लेंगे डिफरेंट स्टेट्स, जो मैंने समझाया। इसमें बैंक कभी चार्जेस लेता कभी नहीं लेता सर, हमें कब पता चलेगा? क्वेश्चन में गिवन होगा कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में बैंक ने चार्जेस लिए। अब वो चार्जेस कौन पे करेगा? ए पे करेगा, भाई ए ने बिल सेंड दिया था ना। तो मान लो बिल सेंड फॉर कलेक्शन था 50,000 रुपए का, चार्जेस थे लेट सपोज 2,000 रुपए। तो बैंक ने 2,000 रुपए चार्ज करे कि भाई 50,000 का बिल था, 2,000 हम चार्ज करेंगे कलेक्ट करने के, 48,000 आपको दे देंगे। अब बैंक तो अपने चार्जेस लेगा ही, ठीक है, तो बैंक के चार्जेस पे करे, वो बिल डिसऑनर हो गया तो कोई बात नहीं, हमारे पास बिल वापसी आया, हमारे पास बिल वापसी आया 52 वापसी। देखो मैं समझाता हूँ क्या होगा, 50,000 का बिल वापसी आएगा, और ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करा ये बी देगा। एक एंट्री और कर सकते हो डायरेक्टली, हम ये कहेंगे कि भाई बिल को वापसी लाना ही क्यों है, जो बिल डिसऑनर हो गया उसकी वैल्यू खत्म। तो बैंक वाला हमें बता देगा, कहेगा भैया देखो बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन में बिल नहीं आया, हमारे हमारे चार्जेस पे कर दो। हमने भाई बिल स्टैंड फॉर कलेक्शन एसेट बना रखा, पहले वो कैंसिल करेंगे कि वो बिल स्टैंड कलेक्ट करने के दिया था, वो कलेक्ट हुआ ही नहीं, डिसऑनर कर दिया। और जो चार्जेस थे वो, अभी सारे का सारा अमाउंट किससे ले लूंगा? बी से, डायरेक्टली बी को डेटर बना लो, तो एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट 52,000 से, बी को दोबारा डेटर बना के, इस तरीके से खत्म हो जाती है एंट्री। ये है। तो भाई जो एसेट बनाओगे वो कैंसिल भी करनी पड़ेगी, चार्जेस पे करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दी होगी तो अलग से चार्जेस पे कर देना, और टोटल अमाउंट जोड़कर किससे ले लेना? बी से ले लेना, बी को डेटर बना लेना। अब डिसऑर्डर की बात की कहानी बताता हूँ। जब बिल डिसऑर्डर हो जाता है तो भाई डिसऑर्डर होने के बाद ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है, डिसऑर्डर की एंट्री पास कर दी, अब ड्रॉई रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे ना 2 महीने का टाइम और दो। अब यहां से रिन्यूअल चालू होगा अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना है। ड्रॉई कहेगा कि भैया मुझे ना 2 महीने का समय और दो, डिसऑर्डर की एंट्री पास करने के बाद अब रिन्यूअल होगा, डिसऑर्डर की एंट्री पास करने का रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल में क्या होता है, जब डिसऑर्डर हो जाएगा उसकी एंट्री पास करने का रिन्यूअल करें, रिन्यूअल में क्या होता है? कैंसिल करना, पार्टली रिसीव करना, इंटरेस्ट ड्यू करना, और फिर न्यू बिल बनाना। तो हमने क्या करा, बिल कैंसिल ऑलरेडी कर दिया है, ये जो BR है ये ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूं क्रेडिट करके, लेटर पे है, तो पहली एंट्री स्टेप हो जाता है रिन्यूअल का, पहला स्टेप डिसऑर्डर की एंट्री पास करते हो जाता है कैंसिलेशन ऑफ बिल। दूसरा स्टेप है अगर कोई पार्टली पेमेंट कर रहा है वो ले लो, तो पार्टी ले लेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट 52,000 से लेट सपोज ने 12,000 पे कर दिए, तो बी को कैंसिल कर देंगे 12 से, और कैश ले लेंगे 12,000 रुपए। अब बचा क्या 40,000 का, 40,000 पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, जितने महीने का वो क्रेडिट पीरियड और मांगेगा, 2 महीने का ब्याज ले लेंगे, ब्याज की एंट्री पास करेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 40,000 प्लस ब्याज उसको जोड़कर नया बिल बना लेंगे। वही सेम एंट्री है, पर चालो अब यहां से हो जाएगी। बड़े क्वेश्चन ये होता है, बड़े क्वेश्चन के अंदर ये होता है सर, बिल बनाते हैं, एक बिल होगा,
वो डिसऑनर्ड हो जाता है मैच्योरिटी डेट पे। डिसऑनर्ड के बाद वो कहता है रिन्यूअल कर दो, फिर रिन्यूअल की एंट्री चालू होती है। इनको बड़े क्वेश्चन कहते हैं। अब सभी कंसेप्ट को एक साथ जोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा। इससे ही बड़ा बताऊं, 2 बिल होंगे, एक बिल, 3 बिल होंगे, इससे बड़ा। एक बिल को कहेगा कि इस तारीख तक ये मैट हो गया, दूसरा बिल डिसऑनर्ड हो गया और कोई भी रिन्यूअल नहीं हुआ, तीसरा बिल भी डिसऑनर्ड हुआ पर उसमें रिन्यूअल हो। 3-3 बिल की एंट्री अलग अलग केस में पास करनी पड़ेगी। देखिए कुछ नहीं होता है, ये सभी केस इकट्ठा आगे मर्ज हो जाते हैं, बस कहानी ये है। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। क्लियर हो गया तो खत्म होता है सर ये वाला पार्ट, हमारा डिसऑर्डर वाला पार्ट। होपफुल आपको सारे क्लियरिटी हो गई होगी। और जहां पर आप मिस कर रहे होंगे चीजें वो हो गए। सबसे ज्यादा इसमें मिस होता है नोटिंग चार्जेस वाला पार्ट, वो गलती कर देता है स्टूडेंट। नोटिंग चार्जेस कौन एंट्री पास करेगा? मैंने ड्रॉइंग की बुक की एंट्री छेड़ी नहीं, एक बार पास करिए वही एंट्री हर केस में। आ जाइए सर, एक बार जल्दी से एकोमोडेशन ऑफ बिल भी हम कर लेते हैं और ये हमारा चैप्टर आज हम खत्म करते हैं। मैं चाहता तो अगली क्लास में करा देता पर छोड़ो, इसी में करा देते हैं। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एक छोटी सी एंट्री समझानी है आपको। भाई बता, आपने जो एंट्री सीखनी थी वो सारी सीख ली, इसमें कोई नई एंट्री आपको सीखने को नहीं मिलेगी, वही एंट्री होगी, सही तरीके से आपको प्रेजेंट करके दिखानी होगी। तो सबसे पहले तो आपको समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है एकोमोडेशन ऑफ बिल का। देखिए एकोमोडेशन ऑफ बिल का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। एकोमोडेशन ऑफ बिल होता है फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प, नॉट फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड। व्यापार करने के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं किया जाता, हेल्प के पर्पस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें कई प्रकार के केसेस होते हैं, वो केसेस एक बार समझ लेते हैं। और कोई भी नई एंट्री आपको पास नहीं करनी है, मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी नई एंट्री अपने पास नहीं करनी है किसी भी केस की। एक भी एंट्री नहीं है, वो जो एंट्री मैंने आपको सारी पढ़ा दी है वही एंट्री है, बट केस को समझते हुए पास करना है आपको। केस नंबर 1 रहता है, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। जो मैक्सिमम केस पूछा जाएगा वो, इसमें से मैक्सिमम केस केस नंबर 1 2 3 में एक ही आएगा भी तो सारे केस नहीं पूछता है। पहला केस क्या है, सुनना ध्यान से। मेरे दोस्त को पैसों की जरूरत थी, मैंने कहा ना फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प होता है एकोमोडेशन बिल, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये ट्रेड व्यापार के पर्पस से नहीं होता। मेरे दोस्त को ना पैसों की जरूरत थी 1 लाख रुपए। हम मेरे पास आया, कह रहा भैया 1 लाख रुपए तो मेरे को जरूरत है। मैंने कहा भाई मेरे पे तो नहीं है 1 लाख रुपए, मैंने तो अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी, तो मैंने इसको एक तरीका बताया। मैंने कहा देख ऐसा करते हैं, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करता हूँ और उस पर ये लिखता हूँ कि मैंने तुझे 1 लाख रुपए देने हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करता हूँ, उस पर लिखता हूँ कि मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए देने हैं और तुम ये पैसा मुझे 3 महीने बाद लौटाओ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको पैसों की जरूरत है, आप अपने हैंड से करेंगे ना तभी समझ में आएगा, दोस्त के हैंड से नहीं करेंगे। आपको पैसों की जरूरत है और आप मेरे पास आए कि सर मेरे को ना पैसे की जरूरत है। मैंने कहा अभी तो मेरे पैसे नहीं है, तो आपने कहा सर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लेते हैं, आप बिल ऑफ एक्सचेंज कर लो साइन एक बार, तो मैं 3 महीने बाद पैसा लौटा दूंगा। मैंने कहा क्या करना होगा, आपने कहा सुनना ध्यान से, आपने कहा सर मैं ना आपके हैंड के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, उसमें ये लिखूंगा कि आपने मुझे 1 लाख रुपए देना है, मैं ऐसा लिखूंगा। मैंने कहा मैंने तो देनी नहीं है। कह रहा सर हेल्प के पर्पस से है, सुन लो पूरी बात। मैंने कहा सुनाओ। आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे, आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है, आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे, आप कहोगे कि भाई मैंने आपको पैसा देना है, ऐसा लिखोगे उसको कि दीपक सर ने हमें 1 लाख रुपए देने हैं, ये दीपक सर हमें 3 महीने बाद पैसा देंगे, ठीक है सर। मैंने कहा कह रहा सर आप इसमें आप साइन कर दो। मैंने कहा भाई क्यों कर दो साइन? कह रहा सर हेल्प हेल्प। मैंने कहा ये 1 लाख रुपए देगा कौन? मैं तो बीपी बन जाऊंगा, मेरे पास तो बीपी आ जाएगा, 1 लाख रुपए कौन देगा? कह रहा सर ये 1 लाख रुपए मैं ही दूंगा आपको, जब ड्यू डेट आएगी तो मैं आपको 1 लाख रुपए कर दूंगा, तो आप जाकर पे कर देते। मैंने कहा ठीक है। अब ये चीज होती है तब होता है जब आपके और मेरे पे भरोसा होगा। आपके और मेरे पे भरोसा नहीं होगा, आपके अपने रिश्तेदारों पे भरोसा होगा तो आप ये शिफ्ट करोगे, आप अपने घर वाले पे भरोसा करते हो तो करोगे, जिस पे भरोसा होता है उसी पे तो साइन करते। तो मैंने साइन कर दी कि ठीक है भाई मैं को आपको 1 लाख रुपए देने। अब पहली एंट्री में क्या हुआ, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। आपने मेरे पे एक बीआर बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, बीपी मेरे पास आया 1 लाख का जो मुझे पे करना है आपको, ऐसा लिखा उसमें, और बीआर आपके पास आ गया 1 लाख रुपए का, यही तो हुआ।
आपने मुझे क्या दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज करा, उसमें लिखा कि दीपक सर ने मुझे 1 लाख रुपए देने हैं और दीपक सर ये मुझे 3 महीने बाद पैसे करेंगे, इस बात पे एग्री हो रहा है, मैंने साइन भी कर दिया। तो मेरे पे क्या आ गया, 1 लाख का भी पे आ गया, मेरे पे लायबिलिटी हो गया, अब 1 लाख मुझे पे करना होगा, पर मैं कहां से करूंगा, मेरे को तो पे ही नहीं करना था कुछ। उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं ही करूंगा, मुझे अभी पैसों की जरूरत है ना, 3 महीने बाद तो पैसा आ ही जाएगा मेरे पे, मैं कर दूंगा पे। तो स्टूडेंट ने क्या करा, आपने क्या करा, 1 लाख रुपए का बीआर आपके पास रख लिया, मेरे भी आ गया, मैं वेट करता रहा कि आप मुझे पैसे करो। अब आपने क्या करा, ये जो बीआर था, 1 लाख का बीआर था, ये बीआर 1 लाख का आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया उसी वक्त जिस टाइम बिल इशू हुआ था, बैंक ने इस 1 लाख के बीआर पे 2,000 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए और आपको दे दिया 98,000, और 98,000 में आपको जो जरूरत थी वो आपने पूरी कर ली, आपको जरूरत थी वो आपने पूरी कर ली। ध्यान समझिएगा, सारे कंसेप्ट एक साथ बता रहा हूं। क्या आपको बिल डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती, क्या आपको बीआर बनाने की एंट्री नहीं आती, सब तो आता है आपको। भाई बीआर बनाने की एंट्री क्या होगी, स्टूडेंट के हैंड पे, आप अपने हैंड पे बीआर की एंट्री क्या करोगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू टीचर, ये तो कहोगे मुझे कैंसिल कर दोगे और बीआर डेबिट कर लोगे, आपका बीआर आया। फिर डिस्काउंट की एंट्री क्या करोगे, बैंक से डिस्काउंट कराने की, बीआर कैंसिल कर दोगे, बैंक से 98,000 ले लोगे, डिस्काउंटिंग चार्ज 2,000 दिखा दोगे। एंट्री नहीं आती, आप आती है भी एंट्री आपको। अब आपने वहां 98,000 आ गया, 1 जनवरी को बिल हुआ, 98,000 1 जनवरी को लेकर अपना यूज कर लिया आपने। अब मेरे पर लायबिलिटी आएगी, कल को अगर मैंने बैंक को बीआर का पैसा नहीं दिया तो नोटरी पब्लिक मेरी को पकड़ लेगा और मेरे को नोटिस भेजेगा और कहेगा भैया लाओ पैसा निकालो, आपने बीआर पे आपने साइन करे, पैसा निकालो। बट एक बात का ध्यान देना, इट इज अ पर्पस ऑफ एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन पर्पस ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ हेल्प, तो उसमें लिखा होता है एकोमोडेशन बिल अलग होता है, ट्रेड बिल अलग होता है। आप जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज लेने जाएंगे तो वहां पर एकोमोडेशन बिल अलग होता है, ट्रेड बिल अलग, तो लिखा होता है उसके ऊपर, तो नोटरी पब्लिक समझ लेता है ये भाई एकोमोडेशन है, हेल्प के पर्पस से करा, ठीक है जी। तो उसमें ऐसा कोई गड़बड़ नहीं होती और हम उसी को देते हैं जिस पे भरोसा होता है, तो इसमें डिसऑनर के चांस कम होते हैं। फिर भी आगे की एंट्री तो क्या ही होगा, एंट्री सीख ली हमने, सब वही एंट्री है सेम, बस कहानी अलग है। अब आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया, सुनना ध्यान से, बैंक से बिल आपने डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक से बिल जब आपने डिस्काउंट कराया तो आप गए, वो अप्रैल आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई। मैच्योरिटी डेट पे मैंने आपको कॉल करा कि लाओ भैया 1 लाख रुपए निकालो, बैंक को पैसे देने। कह रहा सर मैं कौन आप कौन, आप तो निकल लिए, बैंक ने पकड़ लिया मेरी गर्दन, आ जा बेटा तू निकाल 1 लाख और करेगा हेल्प, चल जेल में। तो ऐसा नहीं होगा, भरोसे वाले बंदे को देते हैं, ठीक है जी। कभी कभी भरोसे वाले बंदे भी भरोसा तोड़ जाते हैं, जो भरोसा जिस पर भरोसा वही तोड़ता है, क्योंकि जिस पर भरोसा होगा ही नहीं उसको हम देंगे नहीं, जिस पर भरोसा है उसको हमने पैसे दिया वही तोड़ के जाएगा। तो आपने नहीं तोड़ा इस बार, आपने कहा भाई ये लो सर 1 लाख रुपए और जाकर बैंक में जमा करा दो। अब आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, तो अब मैं अपनी बुक में एंट्री क्या करूंगा, 1 लाख रिसीव करने की एंट्री क्या करूंगा, 1 लाख रिसीव करने की वो एंट्री होगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट से 1 लाख रुपए आ गया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट। मैं अपनी बुक में ये एंट्री पास करूंगा और 1 लाख में जाकर बैंक को जमा करा दूंगा। जब 1 लाख रुपए बैंक को जमा कराऊंगा तो मेरे बुक में जो बीपी नाम से लायबिलिटी थी वो कैंसिल करूंगा और 1 लाख रुपए बैंक को जमा करा के कैंसिल करूंगा, और इस तरीके से हेल्प हो गई। 3 महीने का समय मिल गया, 98,000 से हमने अपनी हेल्प कर ली और 3 महीने बाद उसने पे कर दिया। यही एंट्री को अब घुमा देता हूं और केस नंबर 2 बना देता हूं। केस नंबर 2 में अब मुझे पैसों की जरूरत है और मैं आपके पास आया कि भैया सर स्टूडेंट मैंने याद करो तुम्हें हेल्प करी थी ना, अब मुझे ना 2 लाख रुपए की जरूरत है, एक काम करो अब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करता हूँ और तुम साइन कर देना। सर देखो सर ये होता है भरोसे वाली बात, मुझे नहीं है आप पे भरोसा, आपको होगा मेरे पे भरोसा, मुझे नहीं है सर आपके भरोसा, तो आप कहीं और देख लो। टेढ़ी आंखों से मैं देखता हुआ खेल गया, तो मुझे कहीं और जाना पड़ा मजबूरी में, अपने रिश्तेदारों के पास तुमने भरोसा तोड़ दिया, तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया कि भैया ये 2 लाख रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करूंगा, तुम्हारे पास बीपी रहेगा, तुम्हारे पास लायबिलिटी आएगी, पर 3 महीने बाद मैं चुका दूं। रिश्तेदार कह रहे जब तुम्हारा स्टूडेंट भरोसा नहीं करा तो हम क्यों करें, रिश्तेदारों ने मिला तो दी। तो कहानी यही है, समझ में आ गया होगा आपको कि आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे और सेम चीज हो जाएगी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे पास आएगा, बीआर मेरे पास आएगा और बीपी आपके पास आ जाएगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, डिस्काउंट करा लूंगा, 98,000 मुझे मिल जाएगा, ये 1,95,000 मिल जाएंगे, 5,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करूंगा, उसकी एंट्री हो गई। फिर मैं 2 लाख रुपए आपको जब दूंगा एज अ कैश और वो 2 लाख रुपए जाकर आप जमा करा दोगे बैंक। यही सेम एंट्री करनी है और सारी एंट्री आती है आपको। ये हो गया केस नंबर 2, इसका रिवर्स केस, इस बार स्टूडेंट नहीं टीचर आपसे मांग रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात, तीसरा केस में ये होता है, ये बड़ा केस है, इसमें ये होता है, आएगा नहीं जनरली। तीसरा केस में ये होता है कि दोनों को पैसों की जरूरत है, भाई मुझे भी पैसों की जरूरत है 1 लाख रुपए की, आपको भी जरूरत है। अब आपने क्या कहा, आपने कहा एक काम करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करते हैं, एक बीआर आप बनाओ, एक बीआर में एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन मैं करता हूं आपके ऊपर और एक आपके ऊपर, आप मेरे ऊपर करना। तो 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज साइन मैंने आपके ऊपर करा
और 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज साइन आपने मेरे ऊपर कर दिया। तो हम सेम कहानी है, मेरे पास बीपी भी आया 1 लाख का और बीआर भी आ गया। सुनना, बीपी क्या आया, जो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे को दिया और मैंने साइन करा, उससे तो मेरे पे बीपी आएगा, लायबिलिटी आएगी। और जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा और आपको दिया, उससे आपके पास बीपी आ जाएगा, मेरे पास बीआर आ जाएगा। तो इस केस के अंदर बीपी भी आता है, बीआर भी आता है। अब मेरे पास जो बीआर था वो मैंने बैंक से डिस्काउंट करा के ले लिए, आपके पास जो बीआर था वो आपने बैंक से डिस्काउंट करा के ले लिया, वही सेम डिस्काउंट की एंट्री जो हमने पहले करी। ठीक है, डिस्काउंट कराने के बाद हमें पैसा मिल गया। 3 महीने बाद क्या हुआ, 3 महीने ये बात हुआ कि भैया अब पेमेंट करने वाली टाइम आ गया। तो अब मैंने क्या करा कि भैया ये लो मेरे 1 लाख रुपए जो आपको देने हैं, और आपने अपने 1 लाख रुपए मुझे दे दिए कि जाके बैंक को जमा करा दो। तो मैंने अपने बैंक को जमा करा दिया, आपने अपने बैंक को जमा करा दिया, हो गया खत्म। इस वाले केस में एक पर्सन दूसरे के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज करता है, इस वाले केस में दूसरा पर्सन पहले के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज करता है, इस वाले केस में दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं। तो इस तरीके से बन जाता है 3 केस। अगर उसको बहुत बड़ा क्वेश्चन देना होगा ना, वो क्या करेगा, एड में डिसऑनर डाल देगा कि आपके स्टूडेंट या आपके टीचर ने धोखा दे दिया और पैसा नहीं दिया। तो अब आप भरोगे, नोटरी पब्लिक का सारा केस हो ही रहेगा, डिसऑनर गारंटी सेम वही पास हो कि बीआर मेरे पास था, सॉरी बीआर मेरे पास था, बीपी वाला डिसऑनर करा, डिसऑनर करने के बाद क्या होगा, बीआर वाला क्या करेगा, रिन्यूअल भी आ सकता है इसके अंदर, डिसऑनर भी आ सकता है, पर इतना बड़ा जाएगा नहीं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन बहुत ही रेयर आता है, बहुत ही रेयर पूछेगा, और आएगा भी तो जनरल क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से, उसमें से भी नहीं आता, वो बड़ा हो जाता है, इसी में से आएगा। इसकी एंट्री क्या होगी वो देख लीजिए एक बार। मैं पहले केस की एंट्री बता रहा हूँ, दूसरे केस पे रिवर्स कर देगा। ये टीचर की एंट्री हो गई और ये स्टूडेंट के हैंड में एंट्री। पहले केस में एंट्री क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, टीचर के पास आ जाएगा बीपी, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करा था कि हाँ मुझे पे करना है, और 2 किससे किससे एक्सेप्ट करा है, स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट आ जाएगा आपका कितने का जी, 1 लाख 1 लाख का। इसके पास आ जाएगा बीआर, क्योंकि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा है, इसने मेकर है, और इसने टीचर को एज ए लायबिलिटी खत्म कर दिया, 1 लाख 1 लाख, ये कहानी। अब ये बैंक के पास क्या, डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक वाले ने क्या दिया, पैसा दे दिया इसको, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, और 2 बीआर कैंसिल। कोई नई एंट्री है क्या, नहीं, 98,000 मिल गए, 2,000 पे चार्जेस काट लिया और 1 लाख का बीआर चले गया। ये वेट करता रहा। अब मैच्योरिटी डेट आ गई, तो मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, मैच्योरिटी डेट से पहले किसी दिन ये बैंक को, ये वाला पर्सन जो स्टूडेंट है वो टीचर को 1 लाख रुपए दे देगा। तो टीचर को जब 1 लाख रुपए देगा, ये कहेगा भैया मेरी जेब से 1 लाख रुपए चले गए, 1 लाख की एंट्री पास करेगा, और किसको दे देगा, टीचर को दे देगा, क्योंकि टीचर को देगा तभी तो ये टीचर आगे जाकर किसको पे करेगा, बैंक को पे करेगा। बात समझ में आ रही है ना भाई, इसने 1 लाख रुपए लिए ना हेल्प के लिए, तो यही तो पे करेगा वापसी, लोन चुकाने के लिए भी। टीचर कहेगा भाई मेरे पास पैसा आया 1 लाख रुपए, और वो किससे आया, स्टूडेंट से आया, ये होगी पैसा देने की, कि हाँ भाई तुमने मेरी हेल्प करी थी, ये लो वो उसका लोन जो तुमने लिया था मेरे ब्याह पर, वो पैसा तुम ले लो और चुका दो। पैसा आ गया, और पैसा हम चुका देंगे, और जब चुकाएंगे तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ये वाली, और कैश, ओहो लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी बीपी के नाम की, और बैंक में जाकर मैं पैसा जमा कर दूंगा जो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे मिलते हैं, जो इसी ने दिया है मुझे। ये एंट्री होगी, खत्म हो गया। क्या नई एंट्री थी, एक ही तो एंट्री थी पैसा ट्रांसफर करने की, कि भाई ये लो पैसा और जाके जमा करा दो, पैसा आ गया स्टूडेंट से और पैसा दिया टीचर को, खत्म। ये एंट्री वही है, ये एंट्री वही है, बैंक को पे करने की एंट्री वही है। अब यही एंट्री पे क्या होगा, ये टीचर उठा के इधर, स्टूडेंट उठा के इधर करूंगा, केस नंबर 2 बन गया। तीसरे वाले केस के अंदर क्या होगा, इसके बाद बीआर भी आएगा और बीपी भी आएगा, क्योंकि इसने भी बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा है और साइन भी करा है, उसने भी बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू करा, साइन भी करे, दोनों एक दूसरे को 1-1 लाख रुपए देंगे और पेमेंट कर देंगे, बस यही है। अब 2 एंट्री होगी, बीआरबीपी बीआरबीपी, फिर कैश इसकी ये रिसीव करने की एंट्री करेगा, ये कैश पे करने की एंट्री करेगा, ये इसको पैसा देगा और ये इसको पैसा देगा, तो 2 एंट्री होगी, फिर एंड में जाकर दोनों पेमेंट कर देंगे। ये है सर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बट कहानी समझनी होगी कि कौन से दोस्त ने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा, कौन से दोस्त ने सर बीआर आया, किसके पास बीपी आया, बीआर आना और बीपी आने की एंट्री पास कर रही हूँ, सेम बिल बनाने की और बिल बीपी की भी एंट्री, फिर उसके बाद किस दोस्त ने बैंक से डिस्काउंट कराया उसका डिस्काउंट की एंट्री करो, जिसके बाद बीआर होगा वो डिस्काउंट कराएगा, फिर जिसके बाद जिसने डिस्काउंट कराया वो मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा जमा कराएगा उसको, कि वो आगे जाके लोन पे कर सके, और वो लाके लोन पे कर देगा, खत्म हो गया। ये है सर एकोमोडेशन बिल। तो कोई नई एंट्री नहीं है, बस कहानी के अनुसार आपको एंट्री पास करनी है, पास में आ गई, ठीक है सर। और ज्यादा आपको सीखना है तो ये 2 केस ही सीखना, वो रेयर केस है, उसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे नहीं शायद पेपर उसमें,
पर फिर भी अगर ट्राई करना हो तो कर लीजिएगा प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक बार। खत्म हो गया सर ये चैप्टर, सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लिए हैं स्पीड में, और सभी के क्वेश्चंस भी करा दिए मैंने। और आप अब इस पे ज्यादा मेहनत करेंगे, बुक के सारे क्वेश्चन करो हैंड टू हैंड, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, कई बार आ जाता है। अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर करेंगे। तो हमने देखे 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।